नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इसे भाषाई मीडिया का सतवंतीपन कहें या सुचिता प्रियता या अनजानापन भी कह सकते हैं कि उसने रतिक्रिया दर्शाने वाली अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली बहुप्रसारित मैगजीन हसलर के अरबपति मालिक लारी क्लेयर फ्लिंट के निधन का समाचार ही नहीं छापा। भाषाई मीडिया को पता ही नहीं चला कि ये कौन थे, उनका कहाँ निधन हो गया, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उनके बारे में जानकारी का अभाव भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि चूंकि वो एक ऐसी मैगजीन निकालते थे जिसका रिश्ता सेक्स से था, रतिक्रिया से था, इसलिए भाषाई मीडिया ने उनसे किनारा किया। पर सवाल ये उठता है कि क्या किनारा किया जाना चाहिए? क्या उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए? क्या उन्हें अस्पृश्य माना जाना चाहिए? फिल्म सिटी लॉस एंजल्स में फ्लिंट की मृत्यु हुई। उनकी उम्र 80 के आसपास थी। विश्व मीडिया स्वतंत्रता के वह महाबली बांकुरे थे। अपने घोर प्रतिस्पर्धी $50 करोड़ वाली कामुक पत्रिका प्लेबॉय के स्वामी ह्यूग से कहीं ज्यादा धनी फ्लिंट थे। दोनों ख्यात या कुख्यात, आप कुछ भी कह सकते हैं, अमेरिकी मीडिया मुगल दुनिया के तरुण और प्रौढ़जनों को उत्तेजित तथा तरंगित करते रहे। संपत्ति दोनों ने अकूत बटोर ली थी। ह्यूग हेफनर ने 1953 में $600 के साथ प्लेबॉय की शुरुआत की थी। जल्द ही इस पत्रिका को अरबों डॉलर के साम्राज्य के तौर पर खड़ा कर दिया गया था। 1970 के दशक में जब पत्रिका अपने स्वर्णिम दौर में थी, उस समय प्लेबॉय के टीवी शोज, जैज फेस्टिवल और प्लेबॉय क्लब हुआ करते थे, जहां कॉकटेल वेट्रेस नकली खरगोश के कान लगाए ग्राहकों को आकर्षित करती थी। हेफनर ने CNN को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, मैं चाहूँगा कि मुझे ऐसे शख्स के तौर पर याद रखा जाए जिसने सकारात्मक तरीके से दुनिया में बदलाव किया और समाज की यौन भावना में बदलाव लेकर आया। उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चा हूँ जिसने सपना देखा और उसे साकार किया। एक समय दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मैगजीन में से एक प्लेबॉय के जरिए हेफनर ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, मगर उनकी निजी जिंदगी भी उनकी मैगजीन की तरह स्कैंडल से भरी हुई थी। प्लेबॉय के पहले अंक में मशहूर अभिनेत्री मर्लिन मुनरो का न्यूड शॉट छपा तो अमेरिका में हंगामा मच गया। प्लेबॉय मशहूर लोगों और युवाओं को खूब पसंद आया। हेफनर का लॉस एंजल्स वाला घर बिल्कुल महल जैसा था। 5 एकड़ में बने इस मैशन में 22 कमरे थे। सारी आलीशान सुविधाओं से लैस ये महल 120 अरब रुपए में बिका था। हेफनर की गर्लफ्रेंड हॉली मेडिसिन ने उनसे अलग होने के बाद आरोप लगाया था कि उनके तमाम लड़कियों से संबंध थे। मेडिसिन के अनुसार हेफनर अपने घर में आने वाली हर लड़की का फोटो रखते थे। यही नहीं, वह एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें किसके साथ संबंध बने, इसकी विस्तृत जानकारी होती थी। ह्यूज हेफनर को तो याद ही नहीं था कि वो अब तक कितनी औरतों के साथ रिश्ते बना चुके हैं। डेली मिरर में छपी एक रिपोर्ट में हेफनर ने बताया था कि वो बहुत पहले ही गिनती करना बंद कर चुके हैं। वह क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी में अब यकीन रखते हैं। अनुमान है वो 5000 औरतों के साथ अंतरंग संबंध बना चुके थे। हेफनर मनोविज्ञान के स्टूडेंट थे। हार्फन मौला हेफनर ने प्लेबॉय के लोगो के रूप में चुना रैबिट। हेफनर ने इस लोगो के बारे में खुलासा भी किया और बताया कि अमेरिका में रैबिट एक ऐसा जंतु है जो सेक्स से जोड़कर देखा जाता है। उनकी नज़र में यह फुर्तीला है, चतुर है, शर्मीला है और इधर उधर कूदने वाला, सेक्सी और हॉट है। हमारे आज के नायक उज्ज्वल और असली संगीतकार केट फ्लिंट हैं। टैटू के साथ इस गोरी की जीवनी प्रोडिगी समूह के कई प्रशंसकों की दिलचस्पी का सबब है। केंट फ्लिंट का जन्म 17 सितंबर 1969 को लंदन के रेडब्रिज के एक प्रशासनिक किले में हुआ था। वह एक मध्यम आय वाले परिवार से हैं। कम उम्र में ही लड़का नृत्य में व्यस्त था। उन्हें कला के इस क्षेत्र में एक शानदार भविष्य की भविष्यवाणी की गई थी। एक किशोर के रूप में केट रॉक संगीत में गंभीर रूप से रुचि रखते थे। उनकी मूर्तियां पिंक फ्लाइट समूह की सदस्य थीं। 80 के दशक में एक लड़का बड़बड़ाना संस्कृत में दिलचस्पी लेने लगा। उसने लंबे बाल उगाए, चमकीली टी शर्ट और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। 1980 के दशक के अंत में रेव क्लब में एक पार्टी में केट फ्लिंट ने डीजे लियाम हावलेट से मुलाकात की। हमारे नायक ने उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की। जल्द ही उन्होंने लियाम के सहयोग की पेशकश की। डीजे राजी हो गया। 1990 में द प्रोडिगी बनाई। इसमें शामिल हैं फ्लिंट खुद, उनके दोस्त लेराय थार्नहिल और लियाम हॉलेट। सबसे पहले केट एक नर्तकी थे और 1996 में समूह का एकल कलाकार बन गए। अपने अस्तित्व के 26 साल के इतिहास में समूह प्रोगी ने 6 स्टूडियो एल्बम जारी किए, दर्जनों क्लिप शूट किए, दुनिया भर में सैकड़ों संगीत कार्यक्रम दिए। यह टीम अभी भी 14 से 40 आयु के छात्रों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। हम में से कई निम्नलिखित ट्रैक्स को याद करते हैं और प्यार करते हैं, जैसे कि ब्रीथ, स्मैक माई विच अप, वुडू पीपल,
फ्लिंट ने सोलो और साइड प्रोजेक्ट के साथ कई बार प्रयोग किए। उन्होंने 2 समूह बनाए, फ्लिंट और क्लीवर ब्रेन्स फ्रिन। इस मामले में संगीतकार प्रोडिजी को छोड़ने वाला नहीं था। हमारा हीरो अपने फ्लिंट समूह के केवल एक वाणिज्यिक एकल AIM-4 को रिलीज करने में कामयाब रहा, लेकिन पहली एल्बम डिवाइस बिक्री पर नहीं गई। एक छोटी उम्र से एक साहसी संगीतकार और नर्तकी लड़कियों के साथ लोकप्रिय थी। केट फ्लिंट अक्सर युवा सुंदरियों के साथ रोमांस करते थे। पहला गंभीर संबंध उन्होंने टीवी प्रस्तोता गेल पोर्टर से शुरू किया। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, एक संयुक्त जीवन यापन किया। हालांकि शादी से पहले यह कभी नहीं आया। 2000 में गेल और केट टूट गए। साल पहले एक नए प्यार से जुड़े। उनकी पसंद मॉडल और डीजे मायूमी काई थी, जो जापानी थी। पहले युगल एक नागरिक विवाह में रहते थे और 3 साल पहले केट फ्लिंट और मायूमी आधिकारिक तौर पर पति और पत्नी बन गए। फ्लिंट ने जब हसलर का पहला अंक प्रकाशित किया तो नारी के गुप्तांगों की फोटो कवर पृष्ठ पर मुद्रित की थी। भारत में होता तो सुधीर पाठक इस पत्रिका को दहन कर डालते, पर अमेरिका एक उन्मुक्त समाज है, इसलिए वहां यह स्वीकार किया गया। 5 बार शादी रचाने वाले 5 संतानों के पिता फ्लिंट क्लास 9वीं फेल थे। घर से 15 साल की आयु में भागकर अमेरिकी नौसेना, शराब की तस्करी और अश्लील चित्रों की बिक्री का काम करने लगे। अपनी विधवा मां के रेस्तरां को मुनाफे वाला बनाकर उन्होंने लाखों डॉलर कमाया। तब प्लेबॉय नाम की अपनी पत्रिका शुरू की। एक फोटोग्राफर ने राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की विधवा जैकलिन कैनेडी को सागर में 1971 में नहाते समय निर्वस्त्र तस्वीर लेकर फ्लिंट को बेची। उसे प्रकाशित करके फ्लिंट ने अरबों डॉलर कमाए और उसके बाद फ्लिंट ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। राजनीति में फ्लिंट ने डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन के चुनाव में सक्रिय अभियान किया था। स्वयं वह 1984 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के टिकट पाने के लिए प्रयत्नशील थे। जॉन कैनेडी के हत्यारों को पकड़ने के लिए फ्लिंट ने $10 लाख के पुरस्कार की घोषणा की थी। अश्लील पत्रिका का प्रकाशक हो और मुकदमों से दूर रहे, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। उनका दावा था कि अमेरिकी गणराज्य के संविधान के प्रथम संशोधन 1791 को पारित कर प्रेस की आज़ादी को पूर्णतः सुरक्षित किया गया था, अतः वह उसी अधिकार का संरक्षण उपयोग करते हैं। फ्लिंट पर 1996 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था जनता बनाम फ्लिंट। इस पर नारी अधिकारों की अभियानकर्ता ग्लोरिया स्टीनेम ने कहा, एक अश्लील तथा लज्जाहीन संपादक को हीरो जैसा दर्शाना सभ्य समाज की अवमानना है। एक बार सर्वोच्च अदालत द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर प्रधान न्यायाधीश की जन्नी और नानी को शाब्दिक तोहफे फ्लिंट ने पेश किए थे। फ्लिंट के शत्रु असंख्य थे। एक बार एक नाराज पाठक जोसेफ पॉल फ्रैंकलिन ने उनकी कमर पर कई गोलियां बरसाई। नतीजतन फ्लिंट कमर से एड़ी तक घायल हो गए थे। दोनों पैर सुन्न हो गए थे, लुंज पुंज हो गए थे। तब से पहिए वाली कुर्सी पर चलते थे। अमेरिका में इस रंगीन मिजाज के और प्लेबॉय पत्रिका के संपादक को लोग बहुत शिद्दत से याद रखते हैं। कई उनसे नफरत करते हैं और कई उन्हें बहादुर मानते हैं, लेकिन इतना सच है कि अमेरिकी समाज में फ्लिंट को भुलाया नहीं जा सकता है और शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी उम्र के यौवन के दिनों में हो और उसे प्लेबॉय नाम न याद हो। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।